Fine student. Post independence development. Class number 6. तो पिछले क्लास में क्लास नंबर 5 में हम लोग किए थे डेमोक्रेसी एट वर्क। डेमोक्रेसी एट वर्क फर्स्ट यूनिट जान रहे हो? फर्स्ट यूनिट में क्या किए हम लोग? ट्रांसफर ऑफ पावर, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट यूनिट कंप्लीटेड। सेकेंड यूनिट बताओ। हाँ, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। तो उसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक कवर किए थे इंटीग्रेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। सेकेंड वन इज योर ऑफिशियल लैंग्वेज इश्यूज एंड थर्ड वन इज योर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक बेसिस। कंप्लीट ना? ये यूनिट 3 है। तो यूनिट 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं? डेमोक्रेसी एट वर्क। अच्छा, डेमोक्रेसी एट वर्क में हम लोग अभी तक क्या कवर कर चुके हैं स्टूडेंट? फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया क्लास नंबर 5 में हम लोग ये कवर कर चुके हैं। हाँ, कुछ मेरा फैक्चुअल एरर हो गया था तो उसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने पिछले क्लास में स्वतंत्र पार्टी के बारे में यहाँ पे लिखा था, जो कि इन्फॉर्मेशन गलत है। स्वतंत्र पार्टी बना 1959 में, तो ना ही ये फर्स्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही ये सेकंड में पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि सेकंड भी देखोगे, सेकंड जनरल इलेक्शन भी देखोगे तो कब 57 से स्टार्ट होगा वो, समझ गया ना? हाँ, तो थर्ड से ये पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। और फोर्थ में तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी लेके आया है स्वतंत्र पार्टी, समझ गया ना? और हाँ, जो मैंने कल क्लास में बताया था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो इंडिपेंडेंट, बच्चे लोग कॉपी चेक करो तो कितना बताए थे उसमें? 47। तो 47 नहीं, आई थिंक 40 के आसपास ही है वो, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली। इसलिए कुछ एरर हो सकता है मेरा फैक्ट का, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जानते हो कि कई बार बहुत सारा डेटा ऊपर नीचे हो जाता है बताने में। बट यदि तुम लोग रिलायबल सोर्स पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, तो वहाँ से रेक्टिफाई कर सकते हो। बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, इसलिए कुछ एरर भी हम बता देते हैं, डेटा एरर भी बता देते हैं, तो उतना करेक्ट कर लेना। इतना मैं स्टूडेंट से उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग पढ़ के उतना करेक्ट कर सकते हो। और बुक रिलायबल सोर्स है, बुक में आप पढ़ोगे तो यदि कुछ डेटा गलत भी दिए हैं तो वहाँ पे रेक्टिफाई हो जाएगा। आपको बुक पढ़ना होगा पीछे से, समझ गए ना? देखो आज हम लोग कवर करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो एरर का बता रहा हूँ, जैसे कि क्लास नंबर 4 में भी मैंने बता दिया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1955। 55 नहीं होगा, 56 होगा। तो समझ जाओ, इस तरह का यदि छोटा छोटा एरर होता है तो करेक्ट योरसेल्फ, समझ गए ना? हाँ, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट जनरल इलेक्शन वी हैव कवर दिस वन, और इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज हम लोग, इंडिपेंडेंट, यानी कि गवर्नमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। गवर्नमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। याद करो स्टूडेंट, जब हम फर्स्ट डे चर्चा कर रहे थे क्लास में सिलेबस का, तो यूनिट 4 में बताए थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जाके कॉपी चेक करोगे या वीडियो चेक करोगे तो तुमको पता चलेगा कि यूनिट 4 में हम बताए थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, और उसमें लिखे थे पीएम नेहरू और उनका कंट्रीब्यूशन, पीएम शास्त्री, पीएम लाल बहादुर शास्त्री और उनका कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन। तो देखो एक्चुअल में ये चीज़ यहाँ पे भी मर्ज कर जाएगा। तो जो बताने वाले हैं गवर्नमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ मैच कर जाएगा। यानी कहने का मतलब यूनिट 3 और यूनिट 4 मर्ज कर रहा है यहाँ पे, वो एक साथ ही हो जाएगा, समझ गए ना? तो आज का जो विषय लेंगे हम लोग, नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री,
इनका देखेंगे, और लाल बहादुर शास्त्री का हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कैरी करेंगे, स्पेशली जो इंडो पाक वार हुआ था 1965, उसको मुझे थोड़ा डिटेल्स में बताना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और भी समझेंगे, और प्लस इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी से जो एसोसिएटेड इश्यूज है, इमरजेंसी सब, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ये। तो आज क्लास में फोकस रहेगा टोटल पीएम नेहरू पे, और काफ़ी हद तक लाल बहादुर शास्त्री तक पे। समझ गए ना? नेहरू, तो नेहरू जी जानते हो उनका टेन्योर, यानी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन होने से पहले भी नेहरू जी पीएम ही थे भारत के, है ना? और नेहरू जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने ही पास किया था, जो कि बाद में जाकर प्रीएम्बल बना है। 13 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1946 को पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का बैठक हुआ था, करेक्ट? उस वहीं से मीटिंग शुरू हो गया, सेशन शुरू हो गया, और उसमें जानते हो कि जो स्पीकर थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे उस समय? डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा। उसके बाद 13 दिसंबर को बैठे थे, राजेंद्र प्रसाद बन गए। उस बीच में जानते हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए थे नेहरू जी, और वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आने वाले समय में प्रीएम्बल बन जाता भारत का। तो हम कह सकते हैं कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है संविधान में भी। नेशन बिल्डिंग में नेहरू जी, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन में नेहरू जी, क्योंकि पीएम के अंदर कोई भी करे तो श्रेय तो पीएम को जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पीएम का पॉलिसी है वो। बात समझे? यदि बात करें हम लोग पंचवर्षीय योजना का, 5 ईयर प्लान का, तो इसका भी श्रेय नेहरू जी को ही जाता है। जो यूएसएसआर का उस समय का जो मॉडल था पंचवर्षीय योजना का, वही मॉडल हम फॉलो किए हैं। तो जितना ही भारत में हुआ है, बात समझे ना, जितना ही पंचवर्षीय योजना गया है, तो उसका जो निर्धारक, जो बनाने वाले जो आदमी है, बनाने वाले जो क्रिएटर है, वो नेहरू जी है। समझ गए ना? तो नेहरू जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है इस देश में। तो लिखोगे स्टूडेंट, पीएम नेहरू। इनका टेन्योर देखोगे तो 1947 से लेकर 1952 ये पीएम रहे, बट इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन हुआ तो 1952 से लेके 1964 तक, जब तक इनका डेथ नहीं हुआ तब तक ये पीएम रहे, और इसमें इलेक्शन प्रोसेस से रहे ये, यानी कि 3 बार जीत के आए हैं ये, 3 लोकसभा में जीत के आए हैं। हाँ, ये कंप्लीट नहीं हुआ टेन्योर, क्योंकि बीच में ही जानते हो कि डेथ हो गया इनका। तो एक्टिंग पीएम उस समय गुलजारी लाल नंदा बने थे, क्योंकि उस समय होम मिनिस्टर थे वो, और तब तक रहेंगे जब तक कोई प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए। तो वो भी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये इनका टेन्योर रहा है स्टूडेंट। हाँ, इनको बहुत जाता है श्रेय, यदि ब्रॉड में कहूँ तो सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए जाएगा इनको। ये ब्रॉडली लिखो, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए जाएगा, जो कि हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम पंचवर्षीय योजना का बात करेंगे तो इकोनॉमिक पॉलिसी देखेंगे उस समय, जो कि आने वाले समय में पढ़ाएंगे, अभी नहीं बताएंगे। सोशल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे तो फिर ट्राइबल इंटीग्रेशन का बात करेंगे हम लोग क्लास में, समझे ना? पंसिल जो एग्रीमेंट था, उसके बाद देखो इंटरनेशनल फंड पे भी बहुत काम किए हैं ये, है ना? इंटरनेशनल फंड पे भी बहुत काम किए हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गया इनका, अभी हम लोग करेंगे चर्चा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत काम किया है इन्होंने, वारानंगल डैम, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया इन्होंने, समझ रहे हो ना? फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और योगदान क्या है तो तुम लोग जानते हो, स्पेशली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करेक्ट? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे ये, जो कि बाद में जाकर प्रीएम्बल बना, भारत का प्रीएम्बल का ढांचा बना। नेहरू जी, और सबसे बड़ा नेहरू जी को जो श्रेय जाता है अभी भी, दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रखना। देखो विद्यार्थी लोग, ये श्रेय तो नेहरू जी को जाना ही चाहिए,
देखो जितने भी कंट्री देखोगे उस समय, चाहे अफ्रीका का कंट्री हो चाहे एशिया का कंट्री हो, जिसको जिसको आज़ादी मिला वो डेमोक्रेसी को कैरी नहीं कर पाया ठीक से। तुम बर्मा का देख लो, मिलिट्री कूप हो गया 1958 में ही। हाँ, अफ्रीका में भी वही हम लोग अभी भी देखते हैं कि मिलिट्री कूप हो जाता है। तो यानी कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को जो कैरी किए हैं वो स्वयं नेहरू जी है। लेकिन नेहरू जी ने डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया उसका जड़ इतना मजबूत कर दिया भारत में, इतना मजबूत कर दिया भारत में कि उसको कोई उखाड़ के नहीं फेंक पाया। दैट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। बाकी कंट्रीब्यूशन अपने जगह है, ये कंट्रीब्यूशन अपनी जगह है, ये कंट्रीब्यूशन अपने जगह है, मगर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो डेमोक्रेसी है इनका। बात समझे? यदि इनके जगह कोई दूसरा कोई आता लेट्स, तो हो सकता है कि इतना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भारत में नहीं होता। इलेक्शन करवाना देखो कितना फ्री और फेयर इलेक्शन करवाया गया था उस समय नेहरू जी के टाइम में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मजबूत करना तो बड़ी बात है ना, क्योंकि जिस तरह देश में रचा जाएगा, जो चीज़ न्यू रचा जाएगा वो बाद में भी कैरी होगा, और वही देखते हो अभी कैरी होता है। आज यदि हम लोग डेमोक्रेसी का स्वाद चखते हैं तो उनके सबसे पहले जो सबसे पहले जो किसी को श्रेय जाएगा वो पीएम नेहरू को जाएगा। समझ गए इसको? हाँ, टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने, मैं बताऊंगा। बहुत ही सुंदर चीज़ है ये, टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे बहुत अच्छा योगदान दिया है इन्होंने। IITs बनना, सबसे फर्स्ट IIT खड़गपुर बना ना। हाँ, हालांकि पॉलिसी बनाने वाले ये थे, IIT खड़गपुर का यदि कंट्रीब्यूशन जाता है किसी को तो उस समय के जो CM थे वेस्ट बंगाल के उसको जाता है, मगर इन्होंने जिस हिसाब से किया, अब देखो जितने भी 5 IITs बने 1951 में, और जिसमें सबसे फर्स्ट तुम्हारा बना IIT खड़गपुर। तो IIT भी जो बनाया गया था MIT के लाइन पे बनाया था, जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके लाइन पे बनाया गया है। हाँ, स्पेस पे भी कितना काम हुआ है, स्पेस पे काम हुआ कि नहीं हुआ बताओ? स्पेस पे काम हुआ है, वही बाद में जाके इसरो बना है। फर्स्ट नेशनल लेबोरेटरी इनके टेन्योर में ही बना है, 1947 में बना है इनफैक्ट। बात समझे ना? तो बहुत कुछ काम हुआ है नेहरू जी के अंदर। आज जो बचा कुचा काम है वो शास्त्री जी कर देंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन सब स्टार्ट तो ग्रीन रेवोल्यूशन शास्त्री जी के टाइम में ही हुआ है। समझ गए ना? तो ये आपका ब्रॉड ढांचा है, इसको आप डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, मिटा देना ये। अब एक एक चीज़ देखो, जहाँ तक सवाल है सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी का, तो इसका अलग से हम लोग देखने जा रहे हैं, बाद में देखेंगे। पंचवर्षीय योजना हो गया या प्लानिंग कमीशन हो गया, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? उसमें बताए होंगे क्लासेस में, तुम फर्स्ट क्लास में। इंटरनेशनल फ्रंट में जो इनका नाम था उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, नाम कितना इंपॉर्टेंट था। करेक्ट। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, भाखड़ा नंगल डैम सब, LIC देखो, LIC भी तो इनके टेन्योर में ही बना था, है ना? LIC जान रहे हो ना तुम लोग? हाँ, तो ये सभी चीज़ है। उसी चीज़ को आप थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। PM Nehru and his contribution to the nation. His contribution. Number 1, nation building, देश बनाना, नेशन बिल्डिंग, ठीक है? नेशन बिल्डिंग में इनका योगदान है। टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, हाँ, इनका योगदान देख सकते हो तुम लोग, और भी बहुत सारे क्षेत्र में। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हाँ, टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे देख सकते हो, टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे देखोगे तो देखो बच्चे लोग, ये पहले नॉन कांग्रेस, अच्छा नॉन साइंटिस्ट थे, यानी कि साइंटिस्ट तो नहीं थे, ये तो लीडर थे ना, नॉन साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था, प्रिसाइड ओवर नेशनल साइंस कांग्रेस। अभी भी होता नहीं है। हाँ, 1937 में जब ये नेशनल साइंस कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था
तो उस समय ये नेहरू जी प्रिसाइड किए थे, मतलब प्रेसिडेंट थे उसके, जबकि ये नॉन साइंटिस्ट आदमी है। इसका मतलब इनका लगाव कितना ज़्यादा था टेक्नोलॉजी के प्रति। और ये हमेशा ये हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट का ही बात करते थे। साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते थे कि रिलीजन अपनी जगह है यार, साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्रीज करो सोसाइटी में, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना चाहते थे। हाँ, अब देखो इनको भी गजब का योगदान मिला है, एक से एक साइंटिस्ट उस समय का। हाँ, जानते हो तुम लोग, होमी जहांगीर भाभा कितना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। सीवी रमन देखो, है ना, साराभाई देखो, विक्रम साराभाई, एस भटनागर देखो, तो बड़े बड़े एस.सी. घोष देखो, रिसर्चर जो थे, बहुत बड़े रिसर्चर थे। एस.सी. घोष, सुभाष चंद्र घोष, बड़े रिसर्चर थे। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि ऐसे जो ग्रुप है, जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उनको साथ किया, और इसका बहुत फायदा हुआ भारत को। तो इनका जो एफर्ट था, इसके वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट आए। जैसे एग्जांपल देखो, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन, विक्रम साराभाई, सब धुरंधर लोग हैं, देख रहे हो ना। हाँ, एस भटनागर, सुभाष चंद्र घोष, बड़े बड़े लोग, सब बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स लोग क्लोज एसोसिएशन में आए, नेहरू जी के क्लोज एसोसिएशन में आए। विथ नेहरू जी, और इसका बहुत बेनिफिट हुआ है। जैसे एग्जांपल देखो, इसका बेनिफिट क्या हुआ, देखो, फर्स्ट नेशनल लेबोरेटरी बना भारत में 1947 में ही बन के तैयार हो गया। TIFR बना, मैं टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे बोल रहा हूँ सब। हाँ, अभी और भी करेंगे कंट्रीब्यूशन इनका। देखो टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में TIFR बना ना, जानते हो तुम लोग। हाँ, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, करेक्ट। हाँ, थैंक्स टू होमी जी भाभा, इनके वजह से देखो, ये जानते हो तुम लोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये क्रिएट हुआ, वो भी अर्ली 1948 में। तो थैंक्स टू नेहरू जी DRDO बना, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और देखते हो अभी DRDO कितना बड़ा रोल है, समझ गए स्टूडेंट। हाँ, थैंक्स टू हिम 1951 में 5 IIT बने, 5 IITs बना, फर्स्ट IIT खड़गपुर बना है। तो लॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। हाँ, इतना ही नहीं, स्पेस के फ्रंट पे देखोगे, विक्रम साराभाई आ जाएंगे ना वहाँ पे। हाँ? तो स्पेस के फ्रंट पे देखोगे तो इनकोस्पार भी बना, जो कि जानते हो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये 1962 में बना है। और यही जो ऑर्गेनाइजेशन है आगे चल के बहुत बड़ा भारत का प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है, दैट इज इसरो। तो चाहता है सर नेहरू जी को। समझे स्टूडेंट। हाँ, DRD जो बना था
वो देख लेना 1958 और 59 में बना था, 58 59 में। तो टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे इतना कुछ काम हुआ है सब, क्योंकि इनका जब देख रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे है जितना भी चीज़ अभी बताए हैं। हाँ, अब यदि बात करोगे बाकी फ्रंट पे तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी उसका चर्चा करेंगे हम लोग अलग से। हाँ, इंटरनेशनल फ्रंट पे बात करोगे तो बहुत ही वोकल थे, क्रिटिक थे, रेसिज्म के अगेंस्ट बोलते थे। ये मिटा देना ये स्टूडेंट। यदि मैं बात करूं इंटरनेशनल फ्रंट पे, जानते हो कि नाम का शुरुआत इन्होंने ही किया है। एशिया की तरफ से देखोगे तो नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ना ही हम यूएसए की तरफ जाएंगे ना ही हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। दूसरी बात है क्रिटिक थे ये, क्रिटिक अगेंस्ट रेसिज्म एंड इम्पेरियलिज्म को लेकर, वही कॉलोनिज्म को लेकर बहुत बात करते थे। बोलते थे कि बहुत गलत चीज़ है ये, जो देश अभी तक आज़ाद नहीं हुआ उसको भी आज़ाद करिए, सबको आज़ादी मिलना चाहिए। एशियन यूनिटी का बात करते थे। जानते हो ना, चाइना को मिला परमानेंट मेंबरशिप मिला यूएनएससी का, तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया ने भी सपोर्ट किया था उस समय, है ना, पंडित नेहरू ही थे। हाँ, अफ्रीको एशियन सॉलिडिटी पे बात करते थे कि दोनों का तरीका, मतलब दोनों का एक्सपीरियंस एक ही रहा है कॉलोनिज्म और इम्पेरियलिज्म का, तो दोनों एक साथ आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो गरीबों का मसीहा थे एक तरह से कहा जाए तो, समझे ना, सबके लिए, और पूरा एक तरह से बिल्कुल एक तरह से वर्ल्ड का बात करते थे, वर्ल्ड पीस का बात करते थे। विश्व गुरु थे ये उस समय के, वर्ल्ड पीस पे बात चलता था। तो इनका है और बहुत ही सम्मान था इनका। मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा सम्मान था, शायद ही ऐसा सम्मान किसी पीएम को मिला हो अभी तक भारत में जितना सम्मान इनका था। क्यों नहीं रहे सम्मान? ऐसे थोड़ी कोई उठ के पीएम बन गया है, लंबा संघर्ष है इनका। इंडिविजुअल सत्याग्रह किए थे कि नहीं किए थे बताओ? उससे पहले अवध किसान सभा में भी जाकर पार्टिसिपेट किए थे, वहाँ पे देखे थे कि स्थिति क्या है नीचे का, तो नीचे को देखते हुए उठे हैं। बात समझ गए स्टूडेंट? ये इंटरनेशनल फ्रंट पे इनका बहुत बड़ा रोल। एक तो जानते हो, एक यदि मैं सिंपल कंट्रीब्यूशन कहूँ तो लेगेसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें कितना पार्टिसिपेट किए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, ये लिए, इनके फादर भी लिए हैं। यदि मैं बात करूं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जानते हो तुम लोग, भाखरा नंगल डैम, कौन सा स्टेट इन्वॉल्व रहेगा इसमें? हिमाचल और पंजाब, हिमाचल एंड पंजाब। कौन सा रिवर? सतलज। जब ये बन के तैयार हुआ था तो इन्होंने कहा था नहीं, ये फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, कहा था नहीं, इन्होंने शब्द कहा था नहीं, ये फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दे रहे थे, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ, लेगेसी देखो ना कितना कमज़ोर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। अब साथ साथ और भी देखोगे तो बिल्कुल LIC वगैरह हो गया, इसको भी प्रमोट किए थे। तो ये नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन है। बात समझे ना, अलग अलग फील्ड में आपको नेहरू जी का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिखता है। हाँ, इनका फेलियर भी रहा है स्टूडेंट लोग। चलो पहले इसको लिख लो।
हाँ, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी में बार बार बोल रहा हूँ, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी अलग से करने जा रहे हैं हम लोग, इसलिए मैं इसमें वो डिटेल में नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि पंचवर्षीय योजना हम करेंगे अलग से, फिर ट्राइबल इंटीग्रेशन भी हम लोग करेंगे अलग से, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ चीज़। बात समझ गए ना? हाँ, तो ये जो अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा, नेहरू जी का फेलियर, जानते हो नेहरू जी का फेलियर भी है। अच्छा, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है जो कि फर्स्ट में ही लिखाए थे, डेट इज योर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ये लिखो जरूर, ये तुमको हर बुक में ही मिलेगा ये चीज़। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को फ्लरिश करवाने में इनका रोल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और स्टूडेंट पंचायती राज, बिल्कुल पंचायती राज को बहुत प्रमोट किए थे। हाँ, मतलब नीचे भी हो, डिसेंट्रलाइजेशन करे। हालांकि अपोजिट भी है कि प्लानिंग कमीशन आया। प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन पे हमेशा आरोप लगता था कि पावर सेंट्रलाइजेशन है, मगर इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, याद करो कि पंचायती राज भले ही बाद के अमेंडमेंट में जोड़ा हो, बस शुरू इंडिया में चल रहा था। राजस्थान पहला स्टेट है जिसने पंचायती राज शुरू किया था। हाँ, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कर दिया गया, जानते हो तुम लोग, है ना, 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट करके। और शुरुआत में तो पंचायती राज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसके बावजूद भी नेहरू जी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। नीचे नीचे तो ये सब एक क्लासिकल एग्जाम्पल है स्टूडेंट कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को लेके बहुत ज़्यादा ही है ना, अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ही उसको मजबूत स्ट्रेंथन करना चाहते थे, और उसका रिजल्ट वही है कि देखो अभी तक कंट्री में बहुत सारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हमारा कैरी हो रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैंने उस समय ही बोला ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेहरू जी का। अभी भी नेहरू जी को इस चीज़ के लिए बहुत याद किया जाता है। समझ गए स्टूडेंट? चलो, तो चलो ठीक है, एक तरफ आपका सक्सेस है, एक तरफ आपका कंट्रीब्यूशन है। नेहरू जी के ऊपर आरोप भी लगता है, बहुत सारा चीज़ जानते हो, वो भी हमें बताना है। नेहरू जी एंड हिज फेलियर्स। तो देखो, फेलियर तो जान ही रहे हो कि वही पाक इशू है, इंडिया पाक का बनना, तो वो अपने आप में एक सबसे बड़ा फेलियर है। और ये जो सबसे बड़ा जो इरिटेट अभी तक होता है वो कश्मीर इशू है। कश्मीर इशू, आखिर देखो तुम लोग खुद सोचो कि कश्मीर का जो राजा हरि सिंह था ना, जब राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन कर दिया था, बेबी मेनन गए थे ना सिग्नेचर करवाने के लिए, तो फिर यूनाइटेड नेशन में मुद्दा क्यों गया, वो क्यों ले जाया गया, ये अभी तक भी आरोप लगता है नहीं चीज। हाँ, ये अलग बात है कि माउंटबेटन ने कहा था कि आप ले जाइए, मगर क्यों गया वो? हालांकि बाद में नेहरू जी को भी इस चीज़ का अफसोस हुआ है, जब वहाँ से यूनाइटेड नेशन से जब कमेटी आया था, जानते हो, लाहौर, कश्मीर और दिल्ली जब विजिट किया था, तो उस समय उनको बहुत खराब लगा था, बाहर का आदमी लोग क्या कर रहा है यहाँ, बुरा लगा था ये। तो राजा हरि सिंह जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन कर चुके थे, तो कश्मीर क्यों यूनाइटेड नेशंस का मुद्दा बना, ये इनका बिग फेलियर है, और अब भी आरोप लगते हैं इन पे। लगता है कि नहीं लगता है, बताओ तो। हाँ, और देखो जो सबसे बड़ा इनको आरोप लगता है कि इन्होंने चाइना को बहुत हल्का में ले लिया। चीनी हिंदी भाई भाई, चीनी हिंदी भाई भाई, एन चल रहा था जी। हाँ, तो ये चाइना का जो एस्पिरेशन है उसको ठीक से नहीं समझ पाया। हाँ, डिड नॉट रिकॉग्नाइज चाइना's एस्पिरेशन। चाइना का जो एस्पिरेशन था, चाइना का जो रियल जो कलर था, रियल जो रंग था, उसको ये पहचान नहीं पाया। क्या हुआ देखो, साइनो इंडिया वार हो गया ना जी, नाइनटीन 1962 में। अब फलस्वरूप क्या हुआ कि बहुत सारा भारत का हिस्सा वो चाइना का हिस्सा हो गया। अक्साई चीन चला गया ना उस तरफ, कितना बड़ा एरिया हम खो दिए। तो
तो यदि ठीक से नेहरू जी इस चीज़ पे ध्यान देते तो शायद वो अक्साई चीन आज हमारा ही हिस्सा होता। तो ये नेहरू जी का फेलियर है स्टूडेंट्स। और इस चीज़ को लेके डिबेट, तगड़ा डिबेट हुआ था पार्लियामेंट में। तो नेहरू जी एंड हिज फेलियर्स, समझ गया ना। तो मेन फेलियर्स यही है, स्पेशली कश्मीर इशू और साइनो, हाँ, और वही जी कश्मीर इशू से ही संबंधित हो जाएगा वो। यही आरोप लगता है, अभी भी लगता है राजनीति में। यस, वी हैव कंप्लीटेड नेहरू जी एंड हिज कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से हम लोग समझ गए। मिटा दे ये। अब देखो अब क्या हुआ, देखो कहीं ना कहीं साइनो चाइना वार, यानी कि वही चाइना इंडो वार जो है 62 में हुआ। और ये जानते हो कि मई 1964 में ही डाइड, इनका डेथ हो गया। जब इनका डेथ हो गया तो क्राइसिस है ना, पीएम का गुजर जाना एक बहुत बड़ा क्राइसिस है किसी भी कंट्री के लिए, है ना। तो उस समय के देन होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा, उस समय के जो गृह मंत्री जो थे गुलजारी लाल नंदा, वो एक्टिंग पीएम बने, मतलब कुछ दिन के लिए, जब तक रियल पीएम ना आ जाए, क्योंकि पद तो खाली नहीं रहना चाहिए। एक्टिंग पीएम। अब देखो वही बात है कि जो नीति को पसंद होता है वही होता है, इसको बोलते हैं। उस समय जो सबसे टॉप कैंडिडेट थे जो पीएम बनने वाले, उसमें दूर दूर तक लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे। वही ना बोल रहे, कुछ भी हो सकता है। जो टॉप कैंडिडेट था, जिसका बनने का जो चांस था, वो दो थे। एक के कामराज थे और दूसरा जो थे मोरारजी देसाई। और जब एमपी का चुनाव हुआ, मतलब वही एमपी लोग जो बैठे कि किसको बनाएं, इनको बनाएं कि इनको बनाएं, सबने कहा नहीं, दोनों को नहीं बनाना है, लाल बहादुर शास्त्री को बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा आदमी है। शास्त्री बन गए बहुत। अब उनके बारे में बताऊंगा। मतलब इस तरह का प्राइम मिनिस्टर, कोई मैन ऑफ एथिक्स अभी तक नहीं आया भारत में। बहुत ज़्यादा एथिकल, हद ही एथिकल, मतलब सीखा जा सकता है कि कैसे पीएम रहते हुए भी किस लेवल पे आप एथिक्स को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सुंदर। टॉप ना के कामराज बन पाए ना मोरारजी देसाई बन पाए, इसी बीच में आ गया नाम शास्त्री का, लाल बहादुर शास्त्री। आखिर क्यों, आखिर एमपी ने क्यों वोट दिया, अधिकतर एमपीज ने क्यों वोट दिया इनको, क्यों चूज किया इनको? क्योंकि देखो ये बहुत ही सुंदर एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये फाइन एडमिनिस्ट्रेटर। देखो मैन ऑफ एथिक्स अपने जगह है, काम भी तो होना चाहिए आपका। फाइन एडमिनिस्ट्रेटर, काम करने में बहुत अच्छे, फाइन एडमिनिस्ट्रेटर, और बिल्कुल नोन फॉर इंटीग्रिटी, नोन फॉर इंटीग्रिटी। अपने इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते थे, अपने एथिक्स के लिए जाने जाते थे। और इतना ही नहीं, पीएम नेहरू के अंदर बहुत पोर्टफोलियो उन्होंने संभाला है, बहुत सारा पोर्टफोलियो संभाला है, बहुत लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हेल्ड, लॉट्स ऑफ पोर्टफोलियोज, बहुत सारा डिपार्टमेंट इन्होंने लिया है अपने हाथ में। अब देखो ये किस लेवल पे इंटीग्रिटी मेंटेन करते थे, किस लेवल पे एथिक्स मेंटेन करते हैं। तो मैं ऐसे जो बुक में लिखा गया है उसका मैं 2 उदाहरण दूंगा और एक साइड से उदाहरण देना चाहूँगा। तो देखो क्या हुआ था बच्चे लोग, उस समय का आंध्र प्रदेश का महबूब नगर, वही 1958 का बात है, हाँ 1958 का बात है, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो महबूब नगर अभी तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। महबूब नगर में एक बहुत बड़ा ट्रेन दुर्घटना हुआ और उस समय ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट पोर्टफोलियो लेके चल रहे थे। आई मीन ये मिनिस्टर थे रेलवे के। तो बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया, लगभग 112 लोग का डेथ हो गया महबूब नगर में, जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो ये तुरंत रेजिग्नेशन दे दिए। तो नेहरू जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं आपका क्या गलती है। मैं देखो कितना जिम्मेदारी लिया इन्होंने।
कांग्रेस का यही तो खासियत था कि कुछ भी होगा वो रेजिग्नेशन दे देगा कि मेरा फेलियर है। तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, मगर नेहरू जी ने मना कर दिया कि नहीं हम आपका रेजिग्नेशन नहीं लेंगे। बट क्या हुआ, 4 महीना बाद, 3-4 महीना बाद फिर एक एक्सीडेंट हो गया तमिलनाडु में, और उसमें लगभग 144 रेल दुर्घटना ही है, 144 लोग मारे गए। तो उस समय इन्होंने रेजिग्नेशन दे ही दिया अपना, फाइनली उन्होंने दे दिया कि नहीं अब हम नहीं संभालेंगे। तो इससे दिखता है इंटीग्रिटी। इसका मतलब इनको लगा ना कि रेलवे मिनिस्टर है हम, और उसके बाद भी हम एक्सीडेंट नहीं बचा पाए, इट्स माय फेलियर, इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इससे भी, इस 2 इंसिडेंट से भी पता चलता है कि मैन ऑफ इंटीग्रिटी है, मैन ऑफ एथिक्स है। दूसरा देखो, दूसरा इनका पर्सनल देखो। बच्चे लोग क्या हुआ था कि एक बार गलती से कह सकते हो, हड़बड़ी में इनके बेटे ने गाड़ी यूज़ कर लिया, और जो प्राइवेट जो पब्लिक गाड़ी जो इनका है, प्राइम मिनिस्टर है जी, तो गाड़ी यूज़ कर लिया। तो बाद में पता चला इनको कि गाड़ी यूज़ हो गया है, तो उसका जितना भी पेट्रोल का जो खर्च हुआ वो सब वो अपना तनख्वाह से दिए, अलग से काट के। गलत चीज़ है ये। पब्लिक कार को यूज़ नहीं करना चाहिए। जो पीएम के पास गाड़ी कार होगा, क्या कमी है? चूँकि उनके बेटे ने पर्सनल यूज़ कर लिया था उसको, वो भी ज़्यादा अलग जगह पर नहीं जा रहे थे, कुछ सामान लेने के लिए जा रहे थे, मत दिख गया कि ये पीएम का गाड़ी है, पीएम से रिलेटेड गाड़ी है, तो जो भी फ्यूल कंजम्पशन हुआ वो पैसा इन्होंने अपने तनख्वाह से दिया है, काटा है। तो इससे भी हम लोग सोच सकते हैं कि किस लेवल पे एथिक्स को मेंटेन करते थे। इतना ही नहीं, जब भारत में अनाज का कमी हुआ, जब सूखा पड़ गया देश में, जानते हो ना, 64 और 65 फेमिन ईयर रहा है भारत का, एलिनो ईयर रहा है। एलिनो ईयर मतलब वही फेमिन ईयर जहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन हो गया। तो उस समय भी अनाज का जो कमी की वजह से इन्होंने क्या किया, पहले खुद भूखे रहे, ये फास्टिंग पे खुद गए। और जब इनको लगा कि ठीक है, दिन में 1-2 बार फास्टिंग किया जा सकता है, तब जनता से ये आह्वान किए कि आप लोग भी फास्टिंग पे रहिए। हाँ, खेती भी प्रमोट करते थे वो पार्लियामेंट के आसपास। हाँ, तो यदि प्राइम मिनिस्टर इस लेवल पे पहले अपने को दुख दे, अपने पे इम्प्लीमेंट करे, तब जनता से आह्वान करे, तो प्राइम मिनिस्टर तो अद्भुत ही होगा ना। 2 ही साल रहे हैं, जिसके तास्केंट एग्रीमेंट हुआ उसके अगले दिन इनका मौत हो गया। हाँ, तास्केंट इंडो चाइना वार का जो कंक्लूजन है, तास्केंट एग्रीमेंट, तो अगला दिन ही डेथ हो गया। ना ही कोई पोस्टमार्टम हुआ, ना ही कुछ हुआ, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या है। और हम जानते हैं कि ऐसे अननेचुरल डेथ कैसे हो सकता है। तो उस समय का मिली भगत होगा, किसी पे आरोप लगाना तो गलत बात है अभी। मगर 2 साल जो प्राइम मिनिस्टर रहा, मगर कितना नाम कमाया है। हाँ, 65 का वार इनके अंदर ही हुआ था। हम लाहौर तक जीत गए थे, हम अंदर चले गए थे। मैन ऑफ इंटीग्रिटी क्या है, कहा तक छोड़ दो, वो रहने दो, उसको दे दो, हमारा जितना एरिया हम अपना एरिया रखेंगे। तो बड़ी बात है ना कि एक प्राइम मिनिस्टर का ये भी विजन हो सकता है, एक प्राइम मिनिस्टर इतना भी सुंदर हो सकता है जो एथिक्स को इस लेवल पे फॉलो कर सकता है। और दूसरी बात है कि इतना ही नहीं, चलो पोर्टफोलियो है इनके पास, बहुत पोर्टफोलियो हेल्ड की है, फाइन एडमिनिस्ट्रेटर है, नोन फॉर इंटीग्रिटी समझ में आ गया ना ट्रेन एक्सीडेंट का। और उतना ही नहीं, बढ़ चढ़ के इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी तो हिस्सा लिया था। हाँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट में ही बहुत हिस्सा लिया था। और इतना ही नहीं, विद्यार्थी लोग गांधी जी के ये प्रिय भक्त थे, यानी कि गांधी जी के टीचिंग से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी टीचिंग। तो ये इनका एक तरह से छोटा सा इंट्रोडक्शन है लाल बहादुर शास्त्री का। अब इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। कामराज प्लान है कि नहीं है स्टूडेंट, याद है तुम लोग को कि इतना साल हो जाएगा तो उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। उन्होंने एक सेट किया था, मिटा देनी है। हाँ, जैसे हमारे अभी कभी पीएम जो मोदी जी हैं, उन्होंने भी तो एक बहुत अच्छा सेट किया है कि 75 ईयर्स के बाद जो लीडर का एज हो जाएगा, हमें ये देखना है कि कितना वो अपने वॉक द टॉक पे उतर पाते हैं। ठीक है ना, उनका अब अगले साल ही होने जा रहा है। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, मगर मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि 75 ईयर्स के बाद जो आपका उम्र हो जाए,
तो आप वही गुरु बन के रहिए, बाकी दूसरे को सिखाइए अपना एक्सपीरियंस सब, है ना। तो हमें वेट करना है। कामराज जो प्लान था बहुत हाईली एक एग्जाम्पल सेट हुआ नेक्स्ट के लिए, बिल्कुल इसी तरह का प्लान था जो अभी मोदी जी लेकर आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, के कामराज वही थे, वही व्यक्ति जिनके बारे में भी हम लोग चर्चा किया था। तो देखो नेहरू जी का इंट्रोडक्शन, अब नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। आई एम सॉरी, पीएम शास्त्री एंड हिज कंट्रीब्यूशन। देखो जान रहे हो स्टूडेंट तुम लोग, 1964 में ये पीएम बने। पीएम बनते ही एग्रीकल्चर पर खूब फोकस किए, गिव मोर बजटरी रिसोर्सेस टू एग्रीकल्चर, कि नहीं एग्रीकल्चर को फ्लरिश करवाना है, बस है ना, एग्रीकल्चर को फ्लरिश करवाना है, इसलिए क्या बजटरी रिसोर्सेज ज़्यादा दिए। और जानते हो स्थिति खराब था उस समय, 1964 देखो, 65 देखो, फेमिन ईयर था भारत के लिए, फेमिन ईयर्स। और उसमें जानते हो हमारा राज्य बिहार वर्स्ट अफेक्टेड था, और एक गलत नीति की वजह से भी, जोनिंग पॉलिसी, कि आप अपना सामान ही तक रहोगे, बाहर दूसरी जगह से नहीं ला सकते हो। तो बिहार सबसे वर्स्ट अफेक्टेड था फेमिन ईयर्स। तो पीएम शास्त्री बोले कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, तभी ना बोले उस समय जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान पे भी फोकस है इनका, जवान पे भी फोकस है। अब देखो स्टूडेंट, तो इन्होंने एक बहुत ही उच्च कोटि का आदमी को, सी सुब्रमण्यम को कहा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर को हेड करिए। और बहुत तगड़ा आदमी है ये, बहुत भयानक तगड़ा आदमी है सी सुब्रमण्यम। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एग्रीकल्चर के यानी कि मिनिस्टर बने, फूड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ये मिनिस्टर बने, समझे ना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स ला दिया एग्रीकल्चर में। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इनवाइट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है सबको बुलाया इन्होंने। जो लिविंग कंडीशन और जो पे था साइंटिस्ट लोग का वो बढ़ा दिया इन्होंने, समझ रहे हो ना, बढ़ा दिया इन्होंने। और बिल्कुल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ओपन अप हुआ है कंट्री में, ताकि सीड सब पे रिसर्च हो सके, सीड पे रिसर्च हो सके। तो सी सुब्रमण्यम का बहुत बड़ा रोल है भारत में। सी सुब्रमण्यम ही है जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया भारत में। और उसमें जानते हो कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हमारे जो भारत के MS स्वामीनाथन, उनका भी रोल स्टार्ट हो जाएगा यहीं से। तो वो जो उस समय जो मिनिस्टर थे फूड एंड एग्रीकल्चर का, उसी सुब्रमण्यम थे, इन्होंने ही इकोसिस्टम डेवलप किया था। बात समझे। अब जो भी शास्त्री के टाइम में, पीएम शास्त्री के टाइम में जो भी एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हुआ, उसका किसी को क्रेडिट जाता है तो सी सुब्रमण्यम को जाता है। बात समझे। क्योंकि देखो इनवाइट कर रहे हैं ना साइंटिस्ट सबको, उसमें MS स्वामीनाथन भी होंगे। अब इन्होंने देखो वही मैक्सिको से, ब्राज़ील से जो व्हीट जो आया था, बिल्कुल मैक्सिकन जो ड्वार्फ सीड्स, छोटे छोटे जो सीड्स, हाँ, बोले कि इंडिया में आना चाहिए। और वही मैक्सिकन ड्वार्फ सीड्स, बिल्कुल ये कौन डेवलप किए थे, नॉर्मन बोरलो, याद है सभी चीज़। हाँ, नॉर्मन जो फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन का वर्ल्ड में, नॉर्मन बोरलो। और जानते हो इनके क्लोज एसोसिएट हमारे इंडिया में भी रहेंगे MS स्वामीनाथन,
पिछले साल ही इनका देहांत हुआ है ना। इनको भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न से इनको नवाजा गया ना स्टूडेंट। डिजर्व तो पहले ही करते थे, इससे पहले भी डिजर्व करते थे ये। तो देखो मैक्सिकन ड्वार्फ सीड्स भारत में आएगा, और कौन सा जगह होगा भारत में फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो पंजाब को चुना गया। तुम्हारे दिमाग में जरूर ये थॉट प्रोसेस आना चाहिए, आखिर वाई पंजाब, बाकी जगह क्यों नहीं। तो पंजाब का एक हिस्ट्री रहा है एग्रीकल्चर का। देखो ना, कनाल कॉलोनीज बनाया था पंजाबी लोग ने, वो अलग बात है पाकिस्तान में चला गया। एक्सपीरियंस तो है, एक्सपीरियंस है। देखो ना, भाखड़ा नंगल डैम बना कि नहीं बना, पानी वहाँ पे है, सतलज रिवर का पानी है, इरिगेशन के लिए काम हो सकता है। तो सभी स्थिति को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए, पंजाब सबसे बेस्ट प्लेस था ग्रीन रेवोल्यूशन का, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा था, और प्लस वहाँ के किसान को अनुभव था। तो पीएम शास्त्री को क्या लगा कि जब हम फार्मर को इंसेंटिव देंगे उससे नहीं होगा, यानी कि छोटे छोटे फार्मर को टारगेट करेंगे तो उससे नहीं होगा, इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो इकोसिस्टम डेवलप करने में जो हेल्प किया है वो एस सुब्रमण्यम। तो देखो पंजाब, बिल्कुल पंजाब को सेलेक्ट किया जाएगा, पंजाब चूजन फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो हम्बल बिगिनिंग है वो पीएम शास्त्री के टाइम में ही शुरू हो गया था। और याद करो स्टूडेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा ही जोर दिया गया था 4th 5th ईयर प्लान में, 4th 5 ईयर प्लान याद है। और ये इंदिरा गांधी के टाइम में स्टार्ट हुआ था 1969 to 74। इंदिरा गांधी आ चुकी है, इंदिरा गांधी जानते हो 66 में ही आ चुकी है। अच्छा, पीएम शास्त्री जब थे तो इंदिरा गांधी कौन सा मिनिस्ट्री संभाल रही थी? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ठीक है, हम्बल बिगिनिंग हो चुका है पीएम शास्त्री के टाइम से ही, समझे। इनका देखो कंट्रीब्यूशन एमएस स्वामीनाथन का और कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, थैंक्स टू नॉर्मन बोरलो, इन्होंने ही सीट डेवलप किया। इतना ही नहीं, एस सुब्रमण्यम ने इन्होंने सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी बनाया। सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसलिए ताकि सीड डेवलप हो सके भारत में, टू डेवलप हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स, टू डेवलप हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स। लिख पा रहे हो ना ठीक से? लिखते रहो पॉइंट को अच्छे से। अब देखो, उस समय अनाज का कमी था भारत में, तो PL 480 एक स्कीम है यूनाइटेड स्टेट्स का, उससे हमें अभी भी सहयोग मिल रहा था वहाँ से, क्योंकि अनाज का कमी है। जो अनाज कमी है तो अनाज की कमी कैसे पूरा होगा? बाहर से जब आएगा तब, बहुत इंपोर्ट करवा रहे थे और यूनाइटेड स्टेट्स हमें एड दे रहा था। तो एस सुब्रमण्यम का ही कह सकते हो कि योगदान है कि इन्होंने कहा, यूएस से डिमांड किया कि आपका जो PL 480 स्कीम जो है उसके अंतर्गत हमें फूड एड देते रहिए, क्योंकि अनाज का बहुत कमी है भारत को। थैंक्स टू हिम, हाँ, इनको ही क्रेडिट जाता है, एस सुब्रमण्यम को ही जाता है। मैं जब यूएस से आपको फूड एड देगा तो कुछ तो लेगा ना, तो बोलेगा कि कुछ करो तुम अपने कंट्री में। तो एक कह सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन उसका भी एक रिजल्ट है कि बहुत जल्दी हमें क्या करना था, सेल्फ सफिशिएंट बनना था, और हम बने। अभी देखो हम तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टूडेंट, अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होगा? वही हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है ना, इरिगेशन, गुड इरिगेशन। और गुड इरिगेशन मतलब पावर चाहिए ना इरिगेशन के लिए, हाँ, वी रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। नहीं चाहिए क्या? ट्यूबवेल चाहिए ना। हाँ, शुरू में जब भारत आज़ाद हुआ था तो कैनाल इरिगेशन बहुत पॉपुलर था, मगर जानते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हुआ, कैनाल इरिगेशन कम हो गया, ट्यूबवेल इरिगेशन ज़्यादा हो गया, तो पावर का जरूरत तो है ही। और लॉट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स,
पेस्टिसाइड्स एंड योर फर्टिलाइजर। अब उस समय जिस हिसाब से हमारा नीड था हमने पूरा किया, मैं जानते हुए बाद में यही जाके डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि बाद में इसी का नेगेटिव असर दिखेगा तुमको। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ बाद में, जो कंट्री को झेलना पड़ा या अभी भी झेल रहे हैं हम लोग, वही बायोडाइवर्सिटी लॉस, मोनोकल्चर जो करोगे स्टूडेंट तो क्या होगा, सोइल फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा ना, सोइल फर्टिलिटी रिड्यूस। और एमएसपी याद करो, एमएसपी का सबसे पहले एमएसपी किस पे दिया गया था, व्हीट पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्हीट पे दिया गया था। और उसके वजह जानते हो व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, हाई हो गया प्रोडक्शन, तो मैकेनिज्म बनाया गया था स्टूडेंट कि किसी तरह प्रोडक्शन हाई, और देखो विथ ड्यू टाइम कुछ समय के बाद ही हम लोग सरप्लस हो गया, फूड सफिशिएंट हो गया कम से कम। तो थैंक्स टू द है ना इनिशिएटिव ऑफ पीएम शास्त्री कि इन्होंने इतना अच्छा आदमी को अपॉइंट किया, और पूरा श्रेय इनको जाता है। यूनिवर्सिटीज़ बनाना, सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तैयार करना, साइंटिस्ट को क्लोज करना, मैक्सिको का जो ड्वार्फ सीड्स है उसको मंगवाना अपने कंट्री में, पंजाब को चूज़ करना, सब ब्रेन चाइल्ड है सी सुब्रमण्यम का। आया समझ में, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा पीएम शास्त्री का, क्योंकि इनके अंडर ही हो रहा है सब चीज़। ये समझ में आ गया ना, और भी कंट्रीब्यूशन है इनका। तो ये एग्रीकल्चर फ्रंट पे देखे हम लोग, एग्रीकल्चर फ्रंट पे क्या, देखो डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छा था इनका, बहुत अच्छा डिप्लोमेसी। यदि हम बात करेंगे बर्मा के साथ अभी का जो म्यांमार है, या फिर श्रीलंका के साथ, बहुत अच्छा डिप्लोमेसी किए थे। तो क्या हुआ स्टूडेंट, पहले बात करते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 को। हाँ श्रीलंका, वही सेलोन कह सकते हो, सेलोन। 1948 को श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ, हमारा आज़ादी के 1 साल बाद हुआ है आज़ाद, ठीक है। अब देखो तो अब जब इंडिपेंडेंट होगा तो सिटीजनशिप का इशू होगा ना वहाँ पे भी, कि कौन सिटीजन है, कौन बाहर से आए हैं, कौन अंदर आए हैं। तो हमारे जानते हो तमिल्स भाई लोग, इंडियन तमिल्स लोग काफ़ी सेटल्ड है वहाँ पे, इंडियन तमिल्स काफ़ी सेटल थे, क्योंकि अंग्रेज ने प्लांटेशन वर्कर के रूप में वहाँ पे सेटल किया था। तो हमारे जो इंडियन तमिल्स लोग हैं वो प्लांटेशन में, वही टी प्लांटेशन में काफ़ी लोग सेटल थे वहाँ पे, टी प्लांटेशन। तो बहुत मुद्दा चल रहा था, बहुत सारे इंडियंस को खदेड़ा जा रहा था, भगाया जा रहा था। तो उस समय देखो पीएम शास्त्री और देन श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पैक्ट साइन किया 1964 में, वही अग्रीमेंट साइन किया। उसके अंतर्गत क्या हुआ कि ये अग्रीमेंट के 15 दिन बाद, 15 दिन के अंदर जिस इंडियंस को इंडिया आना है वो इंडिया आ सकता है, इंडिया में सिटीजनशिप मिल जाएगा उसको, इंडिया में सिटीजनशिप मिल जाएगा। यदि इंडिया में आता है 15 दिन के अंदर तो सिटीजनशिप मिल जाएगा, और जो वहाँ पे रह गए तो उसको भी वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये बड़ी बात है ना, कितना अच्छा से डिप्लोमेसी हुआ है, ताकि ये हमारे तमिल इंडियंस, जो हमारे इंडियन तमिल्स वहाँ पे सेटल थे टी प्लांटेशन सब में, जो प्रॉब्लम हो रहा था उनको, और क्यों सेटल थे, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश लेगेसी, ब्रिटिश वहाँ पे ले गया था। हाँ, ब्रिटिश कंट्रोल किया है श्रीलंका को भी, जान रहे हो स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे तो इंडियन जो तमिल्स थे उनका भी रास्ता क्लियर हो गया, वो यदि भारत में आ जाते हैं, यानी कि तमिलनाडु सब में आ जाते हैं, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा, और यदि वहाँ पे भी रहेंगे तो श्रीलंका दे देगा उसको सिटीजनशिप। तो कह सकते हो कि एक लॉन्ग इश्यूज 1948 से लेके जो 60 तक चल रहा था, उस इश्यू को इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो इसके लिए पीएम शास्त्री को श्रेय जाता है। उसी तरह सेम
बर्मा के साथ भी। देखो बच्चे लोग, बर्मा भी जो आज़ाद हुआ है यही टाइम है, 48 के आसपास ही वो भी आज़ाद हुआ है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करो, ब्रिटिश इंडिया से उसको अलग कर दिया गया ताकि इधर से जो विद्रोह हो रहा था और उधर से भी विद्रोह हो रहा था, दोनों प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, है ना। तो इसलिए देखो बर्मा भी आज़ाद हुआ वही 1948 के आसपास ही। तो देखो वही तो मैं बोल रहा था ना कि नेहरू जी को क्यों कंट्रीब्यूशन जाता है। देखो जितने भी कंट्री आज़ाद हुआ वो लंबा डेमोक्रेसी को कैरी नहीं कर पाया। पाकिस्तान देखो ना, कितना जल्दी मिलिट्री आ गया वहाँ पे, तुम खुद देखो। अफ्रीका देखो, चाइना में तो कभी आया नहीं डेमोक्रेसी। तो है, इसमें नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन है। देखो अब उसके बाद क्या हुआ, देखो बर्मा में इंडिपेंडेंट हुआ, वही ऑंग सान सूगी के फादर बने थे, इंडिपेंडेंट हुआ। और 1958 में मिलिट्री कूप हो गया, बताओ। यानी कि बर्मा का हिस्ट्री है, म्यांमार का हिस्ट्री है मिलिट्री कूप वाला। मिलिट्री कूप हो गया 1958 में, कितना कम समय के अंदर मिलिट्री कूप हो गया वहाँ पे। देखो 10 साल भी नहीं हुआ आज़ाद हुए हुए ठीक से, अब मिलिट्री कूप हो गया वहाँ पे। जब मिलिट्री कूप हुआ स्टूडेंट, तो हमारे इंडियंस भी तो बहुत सेटल थे वहाँ पे, तो क्राइसिस होने लगा। इंडियंस जो वहाँ पे सेटल थे, इंडियंस जो वहाँ पे सेटल थे, काम कर रहे थे, है ना, उनको दौड़ाया जा रहा था, भगाया जा रहा था, है ना, इनको पुश किया जा रहा था कि भागो यहाँ से। तो इनके लिए बहुत ही बुरा दिन था वो मिलिट्री कूप के वजह से। तो देखो पीएम शास्त्री उस समय बर्मा गए, विजिट किए हैं, विजिटेड बर्मा, और वहाँ पे पैक्ट साइन किए, समझे, वहाँ पे किए कि अब ऐसा नहीं करना है आप लोग को, जो हमारे इंडियन सेटल है उसको नहीं मारना है। और बाकी जितने भी स्टेट्स है, भारत के जो स्टेट्स है, इंडियन स्टेट्स, सबसे कहा गया है कि जहाँ जहाँ हमारे इंडियंस आके बसे हैं उसके लिए लिविंग कंडीशन आप ठीक कर दीजिए, इन लोग के लिए रहने के लिए। ऐसा नहीं है भगोड़ा लोग नहीं है, भारत का ही आदमी है। तो सभी स्टेट से आह्वान किया गया कि लिविंग कंडीशंस के लिए आप कुछ करिए, शेल्टर दीजिए। ये लोग बाहर के लोग नहीं हैं, अपने ही घर के ही आदमी हैं। वहाँ पे म्यांमार में क्राइसिस हुआ, इसलिए इंडियंस लोग को डिस्टर्ब हुआ है, यानी कि इंडियंस माइग्रेशन शुरू हो गया था। तो एक इशू बन जाता ना, भगोड़ा लोग आ गया, भगोड़ा लोग आ गया, होता है ना ऐसा, भगोड़ा लोग आ गया। बट लाल बहादुर शास्त्री ने सही टाइम पे इंटरवीन करके जितने भी इंडियंस इंडिया में आ रहे थे उसको भी संरक्षित किया, और प्लस जो वहाँ पे रह गए उनको भी पीस दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी शास्त्री का बहुत बड़ा डिप्लोमेसी है, एक श्रीलंका के साथ और एक बर्मा के साथ। और डिसाइसिव यदि कहोगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं, हल्का सा क्लू दे रहे हैं, इंडो पाक हुआ, हाँ इसके बारे में कल देखेंगे और अच्छे से। इंडो पाक हुआ 1965 में हुआ, भारत जीत गया, इंडिया वन ना, हम जीत लिए, इंडिया जीत गया। जब इंडिया जीत गया तो इसका एग्रीमेंट कंक्लूजन होगा ना, कहीं पे पीस ट्रीटी होगा, तास्केन एग्रीमेंट हुआ। तास्केन एग्रीमेंट जिस दिन हुआ उसके नेक्स्ट डे शास्त्री जी पास्ट हो गए, गुजर गए, और ये अभी भी मिस्ट्री है कैसे वो मरे थे। हालांकि ये इवेंट मैं तुम लोग को डिटेल्स बताऊंगा, ये इवेंट। तो शास्त्री का देहांत होना और सत्ता पे हाँ इंदिरा गांधी का आना, फिर बीच में एक्टिंग पीएम होंगे ना, हाँ वही बनेंगे। हाँ तास्किन, बिल्कुल इंडिया पाक तास्किन में हुआ, वो जगह में हुआ है, हाँ बिल्कुल इंडिया नहीं। तो उसमें और भी स्टेक होल्डर रहेंगे ना वहाँ पे, जो गवाह होंगे कि इस तरह का एग्रीमेंट होगा। मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, विल टॉक अबाउट दिस एग्रीमेंट ऑल्सो, विल टॉक अबाउट कि किस परिस्थिति में इंडो पाक वार हुआ। मैं जस्ट कंप्लीट करना चाहता हूँ कि शास्त्री का इस तरह रहेगा। इसके बारे में ये जो पोर्शन है इसके बारे में हम लोग कल डिटेल्स में देखने जा रहे हैं। दैट्स इट, कंप्लीटेड।